यह लिपि और अभिलेख गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि। देखो हमारे ब्राह्मी लिपि भी लगी हुई है, मतलब ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, किसने ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत क्या कुछ लिखा है, इस प्रकार से एक टॉपिक हमारे लिपि का लगाया हुआ है। उसके अतिरिक्त हमें अभिलेख लगाए हैं, स्तंभ लेख पढ़ने हैं, ताम्रपत्र अभिलेख पढ़ने हैं। कुछ के नाम दिए गए, जैसे अशोक का पढ़ना है, रुद्रदामन का पढ़ना है, समुद्रगुप्त का पढ़ना है, या फिर हाथी गुम्फा अभिलेख। इस प्रकार से कुछ अभिलेख हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ से प्रश्न तो जरूर आएगा, और आसान भी है ये यूनिट, इतना वो नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। अगर 4-5 बार भी पढ़ोगे तो एक बार ऑप्शन देखते ही समझ जाओगे। तो आगे है गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के 3 प्रकार हैं। एक जो ब्राह्मी लिपि चलती थी वो अशोक के काल में थी, उसके तुरंत बाद गुप्त काल की जो ब्राह्मी लिपि, और उसके बाद कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि 2 शैलियां हैं, एक दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है और एक है उत्तर भारतीय ब्राह्मी लिपि। अब अशोककालीन ब्राह्मी लिपि कैसी है? तो ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। सबसे पुरानी जो लिपि है वो हम ब्राह्मी लिपि ही मानते हैं। आजकल तो हम देवनागरी लिपि अपना रहे हैं, पहले जो चलती थी वो ब्राह्मी लिपि थी। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। आपको याद रखना कि जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। कई विद्वानों का मत है कि यह लिपि प्राचीन सिंधु लिपि से निकली है, अतः यह पूर्ववर्ती रूप में भारत में पहले से प्रयोग में थी। सिंधु लिपि के प्रचलन से हट जाने के बाद प्राकृत भाषा लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि प्रचलन में आई, अर्थात जब हम प्राकृत भाषा का प्रयोग करने लगे तो उसके बाद ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि प्रचलन में आई थी। ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में ज्यादा कुछ ऐसा नहीं लिखा गया जो समय की मार झेल सके। प्राकृत पाली भाषा के लिखे गए मौर्य सम्राट अशोक के बौद्ध के उपदेश आज भी सुरक्षित हैं। इसीलिए यह सत्य है कि इसका विकास मौर्य ने किया था। यह लिपि उसी प्रकार बाईं से दाहिनी ओर लिखी जाती है जैसे उनसे निकली हुई आजकल की लिपियां हैं। ललित विस्तार में लिपियों के जो नाम गिनाए गए हैं उनमें ब्राह्मी लिपि का नाम भी मिलता है। इस लिपि का सबसे पुराना रूप अशोक के शिलालेखों में मिलता है। वैसे सबसे पुराने शिलालेख वगैरह जो मिलते हैं वो अशोक के ही मिलते हैं, तो ब्राह्मी लिपि का जो कुछ मिलता है वो अशोक के शिलालेखों में मिलता है। बौद्धों के प्राचीन ग्रंथ ललित विस्तार, इनका एक ग्रंथ है ललित विस्तार, में जो उन 64 लिपियों में से 64 लिपियों के नाम गिनाए गए हैं जो बुद्ध को सिखाई गई थी, उनमें नागरी लिपि नाम नहीं है, ब्राह्मी लिपि का नाम है। ललित विस्तर का चीनी भाषा में अनुवाद ईस्वी 308 में हुआ था। जैनों ने पन्नवर्णा सूत्र और समवा यांग सूत्र में 18 लिपियों के नाम दिए गए हैं, जिनमें पहला नाम ब्रह्मी अर्थात ब्राह्मी लिपि का है। उन्हीं के भगवती सूत्र का आरंभ नमो ब्रह्मीय लिपि अर्थात ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करने से होता है, अर्थात नमो ब्रह्मीय लिपि अर्थात नमो ब्राह्मी लिपि। सबसे प्राचीन लिपि भारतवर्ष में अशोक की पाई जाती है, जो सिंध नदी के पार प्रदेश को छोड़कर भारतवर्ष में सर्वत्र बहुधा एक ही रूप से मिलती है। तो वो किसकी है? तो अशोक की सबसे पुरानी लिपि पाई जाती है, एक ही रूप से मिलती है। जिस लिपि में अशोक के लेख हैं वह प्राचीन आर्यों या ब्राह्मणों से निकाली हुई ब्राह्मी लिपि है। जैनों ने प्रज्ञापन सूत्र में लिखा है कि यद धर्मागधी भाषायाः आधारः ब्राह्मी लिपि वर्तते। ये अर्धमागधी भाषा जिस लिपि में प्रकाशित की जाती है वह ब्राह्मी लिपि है। अर्धमागधी भाषा मथुरा और पाटलिपुत्र के बीच के प्रदेशों की भाषा है, जिससे हिंदी निकली है। अतः ब्राह्मी लिपि मध्य आर्यवर्त की लिपि है, जिससे क्रमशः उस लिपि का विकास हुआ जो पीछे नागरी लिपि कहलाई जाती थी। मगध के राजा आदित्य सेन के समय ईस्वी की 7वीं शताब्दी के कुटिल मागधी अक्षरों में नागरी का वर्तमान रूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ईशा की 9वीं और 10वीं शताब्दी में तो नागरी अपने पूर्ण रूप में लगती है। किस प्रकार अशोक के समय में अक्षरों में नागरी अक्षर क्रम से रूपांतरित होते होते बने, यह पंडित गौरी शंकर हरिचंद्र ओझा ने प्राचीन लिपि माला पुस्तक में एक नक्शे में स्पष्ट दिखाई देता है। तो लिपि तो हमने पढ़ ली है, यही मात्र थोड़ी थोड़ी लिपि के बारे में दर्शाया गया है। तो ये एक दिया गया है कि सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि के अंकित प्रमुख अभिलेख कौन से हैं। तो सम्राट अशोक ने सारे ही जो अभिलेख लिखे हैं, जैसे इनके जो अभिलेख हैं या फिर स्तंभ लेख हैं, वो लगभग सारे के सारे ही ब्राह्मी लिपि के ही मिलते हैं। एक दो अभिलेख हैं जो खरोष्ठी लिपि से लिखे गए हैं,
और 1-2 अभिलेख हैं जो यूनानी से लिखे गए हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं वो ब्राह्मी लिपि से ही हैं। तो इन्होंने रुमन्नदेई जो स्तंभ लेख लिखा है, वो भी ब्राह्मी लिपि से ही है। एक इन्होंने गिरनार का लिखा है, गिरनार जो लिखा है वो शिलालेख भी ब्राह्मी का मिलता है। एक बराबर गुह्य लेख लिखा है, वो ब्राह्मी का मिलता है। एक मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, दिल्ली, गुर्जर, मस्की, कांधार इत्यादि द्विभाषी शिलालेख ही इन्होंने लिखे हैं, जिसके अंतर्गत इनकी लिपियां पाई जाती हैं। अब गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि। गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि कैसी थी? तो गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि का काल तीसरी शताब्दी ईस्वी का है। गुप्त लिपि जिसे गुप्त लिपि भी कहा जाता है, भारत में गुप्त साम्राज्य के काल में संस्कृत लिखने के लिए प्रयोग की जाती थी। गुप्त लिपि ब्राह्मी लिपि से बनी थी और इससे आगे चल करके देवनागरी, गुरुमुखी, तिब्बतन और बंगाल असमिया लिपियों का जन्म दिया गया, आदि का जन्म हुआ। जैसे अशोक के समय में जो ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी, इसके अंतर्गत केवल मात्र प्रकृत पाली भाषा आते थे, प्राकृत भाषा या पाली भाषा इस प्रकार से। लेकिन अशोक के तुरंत बाद में जब गुप्त काल शुरू हुआ, या फिर उसके ये जितने भी समुद्र गुप्त सारे आए, इन्होंने संस्कृत में ही लिखना प्रारंभ किया था। अभिलेख। अभिलेख साक्ष्य अर्थात प्राचीन शिलालेखों आदि से भारत में प्राचीन समय में लेखन कला का ज्ञान होता है। ईरानी सम्राट द्वारा प्रथम ईस्वी में बहिस्तून अभिलेख में उत्कीर्ण लेखन को दीपि या लिपि कहा जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अभिलेखों का समय 4000 पूर्व के लगभग माना जाता है। अशोक के शिलालेखों से पूर्व दो छोटे अभिलेख मिले हैं, अजमेर जिले के बड़ली गांव से और नेपाल की तराई में पिपरावस्थान से। बड़ली वाला अभिलेख एक स्तंभ के टुकड़े पर है। इसमें प्रायः प्रथम पंक्ति में वीराय भगवते और द्वितीय पंक्ति में चतुराशीति वर्ष अर्थात वीरस्य भगवतः चतुरशीति वर्ष अर्थात भगवान वीर या महावीर के निर्वाण के 84वें वर्ष में। इससे इसका समय 527 ईस्वी से 443 ईस्वी पूर्व रहा होगा, ऐसा माना जाता है। पिपरावा वाले लेख का समय श्री गो ही ओझा ने प्राचीन लिपि माला ईस्वी पूर्व में कुछ बाद माना है। इससे स्पष्ट होता है कि ईस्वी पूर्व 6ठी या 7वीं सदी में भारत के लेखन कला एवं लिपि का विस्तृत प्रचार हुआ है। स्थायी लेख के लिए शिला, स्तंभ, सुवर्ण, रजत, ताम्र आदि के पत्र, पकी मिट्टी आदि सिक्के आदि प्रयुक्त होते थे। प्रारंभ में ग्रंथों आदि के लेखन के लिए पर्ण यानी ताड़पत्र आदि का प्रयोग किया जाता था। बाद में भोजपत्र, लकड़ी, वस्त्र, चमड़ा आदि का प्रयोग होने लगा। कागज का प्रयोग बहुत बाद में हुआ है। पाश्चात्य विद्वानों ने श्रुति अर्थात स्वर्ण परंपरा वेद शब्द को लेकर के बहुत बहुत वितंडा खड़ा किया है और निर्णय दिया है कि भारत में केवल मौखिक परंपरा अर्थात श्रुति की ही थी। वे लेखन कला से अनभिज्ञ थे, यह बात सर्वथा असंगत है। आज भी वेद आदि के लिए श्रवण परंपरा को महत्व दिया जाता है। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि आज भी लिपि, लेखन, कागज आदि नहीं है, बल्कि यह केवल प्राथमिकता की बात है। गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण पठन आदि अधिक प्रमाणिक होता था। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी लिपि लगभग 4000 वर्ष पूर्व से अन्य लिपियां 7वीं तथा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व ही प्रचलित हुई होंगी। मतलब जो सबसे पहले जो सिंधु घाटी लिपि थी वो 4000 वर्ष पूर्व, और उसके तुरंत बाद आने वाली सारी लिपियां 7वीं और 6ठी सदी के बाद में या उससे पहले ही प्रचलित रही होंगी। अब अशोक के अभिलेख। मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा, ये मौर्य वंश के थे, मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त होते हैं। 33 अभिलेख हैं, हमें सारे ही पढ़ने हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों में, शिलाओं यानी चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईस्वी पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए थे। ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणिक यही मिलते हैं। इन शिलालेखों के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म फैलाने के प्रयास भूमध्य सागर के क्षेत्र तक सक्रिय थे और सम्राट मिस्र और यूनान तक की राजनैतिक परिस्थितियों से भलीभांति परिचित थे। इनमें बौद्ध धर्म की बारीकियों पर जोर कम और मनुष्यों को आदर्श जीवन जीने की शिक्षा अधिक मिलती है। पूर्वी क्षेत्रों में यह आदेश प्राचीन मागधी में ब्राह्मी लिपि के प्रयोग से लिखे गए थे, मतलब सब में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है।
पश्चिमी क्षेत्रों में शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ, अर्थात जो पश्चिमी क्षेत्र के लिखे गए जो अभिलेख थे उनमें खरोष्ठी लिपि। उसके बाद एक शिलालेख में यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है, जबकि एक अन्य में यूनान और अरमाइक भाषा में जो अशोक का द्विभाषी शिलालेख है उसके अंतर्गत यूनान और अरमाई दो भाषाओं का प्रयोग दर्ज मिलता है। इन शिलालेखों में सम्राट अपने आप को प्रियदर्शी यानी पियदर्शी, क्योंकि पियदर्शी प्राकृत में बोला जाता है तो प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय है के नाम की उपाधि से बुलवाते हैं। एक बार आपसे ये पूछा जा चुका है कि देवानाम प्रिय है ये उपाधि कौन से राजा की है, तो देवानाम प्रिय अर्थात देवों में प्रिय यानी प्राकृत में जिसको हम देवानम प्रिय बोलते हैं। तो आपसे कुछ भी आ सकता है, या तो आपको देवानाम प्रिय दे देंगे या आपको देवानम प्रिय दे देंगे। तो ऐसा कौन सा राजा है जो ऐसा बुलवाने में आप उसको अच्छा लगता था, तो ऐसा अशोक सम्राट ऐसे थे जो अपने आप को प्रियदर्शी या फिर देवानाम प्रिय बुलवाते थे, कि इनकी उपाधि थी देवानाम प्रिय। ये प्रश्न पूछा जा चुका है देवानाम प्रिय। आगे है शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा, जो दोनों पाकिस्तान में मिलते हैं कि अभिलेखों की जो लिपि है वो खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है। मतलब पाकिस्तान के अंतर्गत इनके दो अभिलेख मिलते हैं, एक शाहबाजगढ़ी है और एक मानसेहरा है, जो दोनों के दोनों पाकिस्तान में मिलते हैं और खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं। इसके बाद तक्षशिला एवं लघमान यानी काबुल जिसको बोलते हैं के समीप अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान अभिलेख अरमाइन एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। अर्थात ये जो एक तक्षशिला का जो अभिलेख इनका मिलेगा या कहीं आपको मिल जाए काबुल शिलालेख, काबुल स्तंभ लेख जो है, इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी न होकर के कौन सी अरमाइन मिलेगी या फिर ग्रीक लिपि मिलेगी। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु लेख सभी के सभी ब्राह्मी लिपि में ही उत्कीर्ण है। अशोक का इतिहास भी हमें इन अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। ये आपसे पूछ लेंगे कि सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप नाम का एक विद्वान था जिन्होंने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ने यानी स्तंभ लेख, शिलालेख, लघु शिलालेख जितने भी थे सबको पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अब है अशोक के प्रमुख शिलालेख। अब इसमें बताया जाएगा अशोक ने कौन से शिलालेख लिखे हैं, कौन से शिलालेख लिख खुदवाए हैं, या शिलालेख कहाँ पर मिलते हैं, किसकी क्या विशेषता, किसमें क्या बताया गया है, या कौन सा शिलालेख किस समय का है, कौन से शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, या कौन से शिलालेख में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है। हमसे यही प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि है, कौन सी भाषा है, क्या कुछ उसका वर्णन है, या कौन सा जूनागढ़ अभिलेख कहाँ मिलता है, इस प्रकार से इसके हैं। तो देवानाम प्रिय है अर्थात प्रियदर्शी राजा अशोक मौर्य सम्राट थे ये। अशोक के शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी मिलते हैं। तो अशोक के दीर्घ शिलालेख अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख हैं, या जिनको बृहद शिलालेख या विभिन्न लेखों का समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों में प्राप्त हुए हैं। जो इनके दीर्घ शिलालेख हैं वो एक मिलता है धौली, ये उड़ीसा के पुरी जिले में मिलता है। एक है शाहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में मिलता है, मैंने बताया था इसकी खरोष्ठी लिपि है। पाकिस्तान में दो शिलालेख मिलते हैं, एक मानसेहरा और एक शाहबाजगढ़ी, दोनों पाकिस्तान में। शाहबाजगढ़ी पेशावर में मिलता है, जबकि मानसेहरा पंजाब हजारा जिले में मिलता है पाकिस्तान के। तो इन दोनों की खरोष्ठी लिपि है। कालसी यह वर्तमान उत्तराखंड देहरादून में है। जोगढ़ अर्थात यह उड़ीसा के जोगढ़ में स्थित है। सोपारा यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। और एक है एरागुडी अर्थात यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। और 8वां है गिरनार, बहुत बार पूछा गया गिरनार कहाँ पर स्थित है, तो गिरनार है काठियावाड़ के जूनागढ़ के पास, ये गुजरात में प्राप्त होता है। अब सबसे पहला शिलालेख, तो सबसे पहला जो शिलालेख है वो उसका स्थान गिरनार है, जिला जूनागढ़ गुजरात है, भाषा प्राकृत पाली है। कोई भी आपको ये बार बार याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी भाषा पहले में कौन सी है, दूसरे शिलालेख में कौन सी भाषा। अशोक के सारे शिलालेख प्राकृत पाली में ही लिखे गए हैं। तो 40 हैं, 45 पढ़ने हैं, 35 पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना कि अशोक ने जितने भी शिलालेख लिखे हैं, स्तंभ लेख लिखे हैं, दीर्घ लघु कुछ भी लिखा है, सारे के सारे प्राकृत भाषा में लिखे हैं। प्राकृत का थोड़ा थोड़ा असर पाली का है, तो प्राकृत और पाली भाषा में लिखे हैं। लिपियां सारे के सारे अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही प्राप्त होते हैं। मात्र जहां पर पाकिस्तान आ जाए
पाकिस्तान के शाहबाज गढ़ी मानसेरा, तो ये 2 खरोष्ठी लिपि में चले जाएंगे। और अगर अफगानिस्तान के जो आ जाएं, काबुल और कांधार से आ जाएं, वो ग्रीक यूनान इस टाइप से आ जाएंगे। बाकी सारे के सारों में ब्राह्मी लिपि ही रखनी है और सब में भाषा प्राकृत पाली रखनी है। अब प्रथम है गिरनार अभिलेख, जो जिलागढ़ जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। भाषा इसकी प्राकृत और पाली है। लिपि इसकी ब्राह्मी लिपि है। काल इसका 270 से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व है। और इस शिलालेख में हिंसा का विरोध किया गया है और अहिंसा का पालन करना इस प्रकार से दर्शाया गया है। अब दूसरा अभिलेख जो है वो गिरनार में प्राप्त हुआ है। जिला वहीं जूनागढ़ गुजरात है। भाषा प्राकृत पाली है। लिपि वहीं ब्राह्मी है। काल भी वहीं है 270 से 232 ईस्वी का। और इसका मूल जो विषय है वो राज्य के विस्तार और जन कल्याण के बारे में बताया गया है। अब है तीसरा शिलालेख। तीसरे शिलालेख में तृतीय शिलालेख का स्थान है गिरनार और जिला है जूनागढ़ गुजरात। भाषा इसकी प्राकृत और पाली है। लिपि इसकी ब्राह्मी लिपि है। इसका काल 257 ईस्वी का है। और इसमें मूल विषय अगर बताया गया है तो वो धर्म का प्रचार करना, अहिंसा, दान, समाज सेवा, मितव्यता इत्यादि का वर्णन है। तो 3 अभिलेख है। आगे है चौथा, जो चतुर्थ जो शिलालेख है उसका स्थान गिरनार है। जिला जूनागढ़ गुजरात में है। भाषा प्राकृत पाली है। लिपि ब्राह्मी है। काल 257 ईस्वी का है। और इसका जो मूल विषय है वो है धर्मोपदेश, अहिंसा और जन कल्याण के विषय में इस शिलालेख में दर्शाया गया है। आगे है पंचम शिलालेख। पंचम जो शिलालेख है स्थान मानसेहरा पंजाब में है। मैंने बताया था मानसेहरा में आते ही लिपि बदल जाएगी। तो स्थान मानसेहरा पंजाब है पाकिस्तान में। भाषा प्राकृत और पाली ही रहेगी। लिपि इसकी खरोष्ठी लिपि है। काल इसका 257 ईस्वी का है। और इसमें मूल विषय है धर्मोपदेश, अहिंसा, जन कल्याण का विषय है। इसमें कल्याणम दुष्कर्म कह करके अशोक को पुकारा गया है। ठीक है, कल्याणकारी, जो सभी प्रकार से जन का कल्याण करने वाला है हर स्थिति से, ऐसा कौन है? तो अशोक है। आगे है षष्ठ अभिलेख शिलालेख। षष्ठ शिलालेख का स्थान गिरनार में है। जिला जूनागढ़ गुजरात है। भाषा प्राकृत और पाली है। लिपि वहीं ब्राह्मी है। काल 270 से 232 ईस्वी का है। और इसका जो मूल विषय है वो है राज्य के प्रति अपने कर्तव्य क्या होते हैं, इस बारे में इस शिलालेख में खुदवाया गया था। आगे है सप्तम शिलालेख। सप्तम शिलालेख का स्थान है शाहबाज गढ़ी। ये पाकिस्तान पेशावर में पड़ता है। भाषा प्राकृत और पाली है इसकी। और लिपि यहाँ पे गलत लिख रखा है, इसकी खरोष्ठी लिपि है। ठीक है, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा दोनों पाकिस्तान में है। दोनों की लिपि खरोष्ठी लिपि है। काल 270 से 232 ईस्वी का है। मूल विषय इसमें सामाजिक और धार्मिक समरसता के बारे में बताएगा, मतलब समाज के बारे में और धर्म के बारे में वर्णन मिलता है। अब है अष्टम शिलालेख। आठवां जो शिलालेख है वो भी शाहबाज गढ़ी है, पाकिस्तान पेशावर में मिलता है। भाषा प्राकृत और पाली है। लिपि इसकी भी खरोष्ठी लिपि है। काल 260 ईस्वी का है। और मूल विषय इसमें धर्मनिष्ठ सामाजिकता का मूल विषय आता है। आगे है नवम शिलालेख। नवम शिलालेख का स्थान है गिरनार। जिला है जूनागढ़ गुजरात। भाषा है प्राकृत पाली। लिपि है ब्राह्मी लिपि। काल है 270 से 232 ईस्वी का। और मूल विषय है धर्म मंगल और धर्मदान का विषय। आगे है दशम शिलालेख। दसवां जो शिलालेख है वो भी गिरनार में मिलता है। जूनागढ़ गुजरात इसका जिला है। भाषा प्राकृत पाली है। लिपि ब्राह्मी लिपि है। काल 270 से 232 ईस्वी का ही है। मूल विषय धर्म आचरण के बारे में बताएगा। इनके विषय थोड़े थोड़े चेंज हैं बस, बाकी सारे वहीं के वही हैं। अब 11वां जो शिलालेख प्राप्त होता है वो है शाहबाज गढ़ी में, पाकिस्तान में। भाषा प्राकृत पाली है। लिपि खरोष्ठी है। इस पुस्तक में मिसप्रिंट हो रखा, खरोष्ठी लिपि है। और काल 270 से 232 ईस्वी का है। मूल विषय धर्मदान और उसकी व्यवस्था है। इसके बाद में है द्वादश शिलालेख। 12वां शिलालेख जो मिलता है वो भी गिरनार में है। जिला जूनागढ़ गुजरात है। भाषा प्राकृत पाली है। लिपि ब्राह्मी लिपि है। काल 270 ईस्वी से 232 ईस्वी का है। और मूल विषय है धार्मिक समरसता का विषय। आगे है त्रयोदश शिलालेख, मतलब 13वें शिलालेख। शाहबाज गढ़ी में मिलता है, पाकिस्तान में है। भाषा प्राकृत पाली है। लिपि खरोष्ठी लिपि है। काल 262 ईस्वी है। और मूल विषय है धर्म समरसता, कलिंग युद्ध का वर्णन। एक बार प्रश्न आया था, कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है?
आपको याद रखना कलिंग युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो त्रयोदश शिलालेख में मिलता है, जो शाहबाज गढ़ी के अंतर्गत स्थापित करा किया हुआ है। ये एक और बीच में छूट गया होगा शायद, ये दिखा रखा है कि षष्ठ शिलालेख जो है वो स्थान है गिरनार में, जिला जूनागढ़ गुजरात में है। भाषा प्राकृत पाली है, लिपि ब्राह्मी लिपि है, काल 270 से लेकर के 232 ईस्वी का ही इसका समय है। उसके बाद है अशोक के लघु शिलालेख। अशोक के लघु शिलालेख 14 दीर्घ शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, मतलब 14 शिलालेख ऐसे हैं जो दीर्घ शिलालेख के अंतर्गत हैं, बाकी के जो हैं वो लघु शिलालेख के अंतर्गत आते हैं। जिसे लघु शिलालेख कहा जाता है, ये निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। पहला हुआ रूपनाथ, ईसा पूर्व 232 ईस्वी का, यह मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मिलता है। रूपनाथ जो लघु शिलालेख है। एक है गुर्जरा। गुर्जरा एक बार पूछा गया है, गुर्जरा अभिलेख कहाँ प्राप्त होता है, तो गुर्जरा पहली बार लघु शिलालेख है। यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में प्राप्त होता है। इसमें अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। अशोक का नाम मतलब अशोक के बारे में ही लिखा गया है इसमें। एक है बाबरू, यह राजस्थान के जयपुर जिले में विराट नगर में प्राप्त होता है। किसने? अशोक ने बौद्ध धर्म का वर्णन किया। इसमें मतलब सारे में अशोक ने बौद्ध धर्म का ही वर्णन किया हुआ है। एक है मात्स्यकी। मात्स्यकी शिलालेख है, ये इसी में मिलता है, रायचूर जिले में स्थित है, लघु शिलालेखों में से है, और इसमें भी अशोक ने अपना नाम ही अशोक लिखा, मतलब अपने अशोक नाम के बारे में ही वर्णन है। एक बार प्रश्न आया था कि अशोक ने अपने बारे में कौन सी शिलालेख में वर्णन किया, अपने नाम के बारे में किसमें वर्णन किया है, तो वो मात्स्यकी शिलालेख है जो रायचूर में प्राप्त होता है, लघु शिलालेख। आगे है सहस्राम, यह बिहार के शाहबाद जिले में प्राप्त होता है। अब है अशोक का गुर्जरा लघु शिलालेख है। गुर्जरा लघु शिलालेख है, तो स्थान गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में है। भाषा इसकी प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी लिपि है, विषय है धर्मोपदेश, अर्थात अशोक द्वारा सिंहासन आरोहण के सिंहासनोरोहण के 8वें वर्ष कलिंग विजय का वर्णन इसमें मिलता है। लंका का इसमें प्राचीन नाम ताम्रवर्णी मिलता है। अब है अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाए गए हैं। इन स्थानों के नाम है दिल्ली, एक दिल्ली में मिलता है टोपरा। यह स्तंभ लेख प्रारंभ हरियाणा के अंबाला जिले में पाया गया था। यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया, और इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण पाए जाते हैं। एक दिल्ली मेरठ, यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में ही था, जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। और एक है लोरिया अरेराज तथा लोरिया नंदगढ़, यह स्तंभ लेख लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। इसमें नंदगढ़ स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। अब लघु स्तंभ लेख। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है, जो निम्न स्थानों पर स्थित हैं। आगे है सारनाथ, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित, आपको पता ही है। एक है रोमन्नदेई, ये नेपाल के तराई में स्थित है। आगे कौशाम्बी, कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट है। आगे है निगलीवा, ये नेपाल के तराई में स्थित है। आगे है ब्रह्मगिरी, यह मैसूर के चिंबल दुर्ग में स्थित है। आगे है सिद्धपुर, यह ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर प्रदेश में ही उत्तर पूर्व में स्थित है। आगे है जतिंग रामेश्वर, जो ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। आगे एरागुड़ी, यह आंध्र प्रदेश की कुर्नूल जिले में स्थित है, ये पीछे आया था। गोवीमठ, यह मैसूर के कोपवाय नामक स्थान पर निकट है। ये छोड़ो, आपको इस प्रकार से नहीं करना, यहाँ से करो। प्रथम स्तंभ लेख है, पीछे शिलालेख पढ़ के आए थे, फिर हमने लघु शिलालेख पढ़े अशोक के, अब आगे स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख है, स्थान दिल्ली है। स्तंभ लेख जितने भी हैं सारे के सारे इनके दिल्ली में ही मिलते हैं, एक आध कहीं और होगा तो आगे देखेंगे, बाकी सारे दिल्ली में है। भाषा सबकी प्राकृत है और लिपि भी सबकी ब्राह्मी लिपि है। काल लगभग का 244 ईस्वी ही होगा, और विषय है, विषय अलग अलग होगा तो धर्म की शिक्षा और महिमा इत्यादि का विषय है इसमें। जो दूसरा स्तंभ लेख है वो दिल्ली में स्थित है। भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी लिपि है, काल 244 ईस्वी का है, और विषय है धर्म तत्व विवेचना का विषय। इसमें चक्षुर्दानम अपि मया बहुविध दत्तम, मतलब चक्षु इत्यादि के दान के बारे में भी इसमें वर्णन मिलता है। आगे है तृतीय स्तंभ लेख। स्थान दिल्ली है, भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है,
और काल इसमें 244 ईस्वी का है। विषय है सम्यक दृष्टि और आत्म अवलोकन का विषय, अर्थात कल्याणमेव पश्यति, हमेशा कल्याण को ही देखो। इदम मया कल्याणम कृतम, मतलब मेरे द्वारा क्या कल्याण किया जा सकता है, किस प्रकार से कल्याण किया जा सकता है, उसको ही देखते रहें। तो ये तृतीय स्तंभ लेख का विषय है। आगे है चतुर्थ स्तंभ लेख। चतुर्थ स्तंभ लेख स्थान दिल्ली है, भाषा प्राकृत पाली है इसकी भी, और इसकी लिपि भी ब्राह्मी लिपि है। काल इसका 244 ईस्वी का है, और विषय है इसमें उच्च अधिकारियों और कर्म अधिकार के कर्तव्य, मतलब जो उच्चाधिकारी है उनके क्या कर्तव्य हैं, कर्म अधिकारियों के क्या कर्तव्य हैं, अर्थात विदिता धात्री चेष्टते में प्रजा सुखम पालय, तो मतलब मेरी प्रजा सुख पूर्वक पालन पोषण करूं, इस प्रकार की चेष्टाएं, या मतलब उनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, कर्मचारियों के क्या कर्तव्य रखें, उच्च अधिकारियों के क्या कर्तव्य रखें, इस प्रकार में विदित करवाया गया है। आगे है पंचम स्तंभ लेख। पंचम स्तंभ लेख का स्थान दिल्ली है, भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी लिपि है, काल 244 ईस्वी का है, और विषय है अहिंसा और जीव रक्षा, अर्थात इयम धम लिपि यत्र सन्ति शीला स्तंभः तत्र कर्तव्याः येन एषः चिरस्थितिता स्यात्, चिरस्थितिता स्यात्। आगे षष्ठ स्तंभ लेख में स्थान दिल्ली है, भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है, काल 244 ईस्वी का, और विषय लोकहित का ही विषय इसके अंतर्गत पाया जाता है। अब है सप्तम अभिलेख, क्योंकि पीछे बताया था कि अशोक के साथ ही अभिलेख प्राप्त होते हैं। स्थान दिल्ली है इसका भी, भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है, काल 243 ईस्वी, और विषय है धर्म वृद्धि, धर्मचरण, धर्माचरण और लोक कल्याण। और साथ के साथ ब्रह्म है, जो सॉरी अशोक के 7 ही स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं, सातों के स्थान दिल्ली में है। 7 के सातों में भाषा प्राकृत का प्रयोग हुआ है, सातों में ही लिपि ब्राह्मी लिपि, और सातों का ही काल 244 है, मात्र सातवें का 243 है, और विषय थोड़े थोड़े अलग हैं, बाकी धर्म को लेकर के ही सारे विषय, लोक कल्याण को लेकर के। अब है अशोक का कांधार द्विभाषी शिलालेख। खुद ही बोल रहा है कि अशोक का द्विभाषी, 2 भाषाओं में लिखा गया है। तो कांधा कौन सा, ऐसा आपसे पूछ लेंगे कि अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख है जो 2 भाषाओं में लिखा गया है, तो कांधार का जो शिलालेख है, कांधार यानी अफगानिस्तान के अंतर्गत जो शिलालेख मिलता है, तो इसका स्थान है कांधार यानी अफगानिस्तान में। भाषा है इसकी 2, एक ग्रीक भाषा और एक अर्माइन भाषा में लिखा गया है, और लिपि ग्रीक लिपि में लिखा गया है। काल है इसका 260 ईस्वी पूर्व, और विषय इसका अहिंसा का विषय प्राप्त होता है। आगे है अशोक का मस्की शिलालेख। स्थान मस्की रायचूर कर्नाटका में है, भाषा प्राकृत है, इसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। मैं पीछे भी बता के आई थी, मस्की रायचूर वाला जो, इसमें अशोक ने खुद के नाम का ही वर्णन किया है। तो सीधा सीधा पूछा गया है कि कौन से शिलालेख में अशोक के खुद का नाम का उल्लेख मिलता है, तो मस्की शिलालेख में मिलता है। लिपि ब्राह्मी है, और काल इसका ईशा पूर्व बताया जाता है। विषय है धर्मोपदेश का विषय। आगे है अशोक का रुमन्नदेई स्तंभ लेख। स्थान रुमन्नदेई मंदिर, पहरिया नेपाल में प्राकृत है, भाषा इसकी प्राकृत है, और लिपि ब्राह्मी लिपि है, काल 250 ईस्वी का है, और विषय की उन्मुक्ता, इसमें लुम्बी कर बौद्ध धर्म उन्मुक्ता या लुम्बिनी कर मुक्ति, इस प्रकार का इसमें विषय मिलता है। ये थे तो अशोक ने राज्यारोहण के 20 वर्ष बाद यह जाकर पूजा पाठ किया, क्योंकि यह महात्मा बुद्ध का यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ।